गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes. Yes, sir. ऑलराइट, तो अपना लास्ट टाइम स्टैटिक्स वाला पार्ट हो चुका था ना। आज अपन फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करने वाले। लास्ट लेक्चर से कुछ डाउट है किसी को भी? सेठ बताओ क्या डाउट है? और सर कुछ हेलो। पूछना है? हाँ बताओ। सर वो वॉल्यूम वाला पड़ता है ना, उसके ऊपर वेट रखा, वो थोड़ा। एग्जाम्पल में? यस सर। कौन सा एग्जाम्पल? ये वाला? सर यस सर, ऐसा एक एग्जांपल था ना नोट्स में। तो मुझे व्हाट्सएप कर दो कि अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। तुम भी बता नहीं पा रहे हो ढंग से कौन सा एग्जाम्पल है, तो या फिर मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर। ओके सर। ये सारे एग्जाम्पल्स तो अपन डिस्कस कर लिए थे ना क्लास में। यस सर। Yes, sir. देखो ठीक है, अब तक अपन फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे थे। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब नॉन फ्लोइंग लिक्विड्स। भले अगर वेसल भी एसिलेट कर रहा था तो फ्लूइड वेसल के रिस्पेक्ट में तो फ्लो नहीं कर रहा था, राइट? वो वेसल के रिस्पेक्ट में स्टैटिक कंडीशन में था। अभी जो नया सेक्शन है फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है ये भी। तो इस सेक्शन में अपन देखेंगे फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड जो होंगे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, सो और यहाँ पे अपन लिक्विड्स और गैसेस को लगभग सेम मान सकते हैं। गैसेस भी एक तरीके का फ्लूइड ही होता है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्टेडी स्टेट फ्लो। स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट क्या होता है इसको समझ लेते। स्टेडी स्टेट का मतलब किसी भी पॉइंट पे सारे प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। अगर मान लो एक पाइप के अंदर एक रैंडम शेप का पाइप हो सकता है, इसके अंदर अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, याद है अपन ने हीट एंड थर्मो में भी स्टेडी स्टेट को डिफाइन किया था। प्रॉपर्टीज टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता मगर पोजीशन के साथ चेंज हो सकता है। तो उसी लॉजिक से अगर मान लो इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो किसी भी पॉइंट पे पॉइंट 1 पॉइंट 2 किसी भी पॉइंट पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो सारे पैरामीटर्स जैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। तो इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इन दोनों पॉइंट्स के ये सारे पैरामीटर सेम हो। पोजीशन के साथ ये पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं मगर टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहेंगे। समझा ये लॉजिक? सारे पैरामीटर्स टाइम के साथ कांस्टेंट रहेंगे। तो तो ऐसे सर कंडीशन को अपन बोलेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। बताओ। सर मतलब पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के जो पैरामीटर्स है वो दोनों करेक्ट, डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन 1 पे मैं इसको P1 रो 1 T1 नाम दे सकता हूँ, एंड पोजीशन 2 में शायद वो P2 रो 2 V2 T2, ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। सेम भी रह सकते हैं, वो अपन देखेंगे कब सेम रहेंगे कब चेंज होंगे, कौन से पैरामीटर्स चेंज होंगे, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। बट स्टेडी स्टेट के लिए टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, स्टेडी स्टेट का ऑपोजिट क्या होगा? स्टेडी स्टेट का ऑपोजिट मतलब टर्ब्यूलेंट फ्लो, अनस्टेडी स्टेट। एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो मतलब, टर्ब्यूलेंट ये वर्ड से तुम्हारे दिमाग में रिवर में से जो लिक्विड फ्लो करता है ऐसा कुछ आ रहा है? एकदम फास्ट तरीके से जो लिक्विड फ्लो करता है रैंडम तरीके से, तो उसको अपन टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलते हैं। और टर्ब्यूलेंट फ्लो में सारी चीजें रैंडमली होती है और वहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स टाइम के साथ भी चेंज हो सकते हैं। ओके, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट को अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं और अनस्टेडी स्टेट को अपन टर्बुलेंट फ्लो भी बोलते हैं। समझा ये लॉजिक? Yes, sir. ये डिफरेंस नोट कर लो।
अपन खाली स्टेडी स्टेट फ्लो की बात करेंगे इस थियोरी में। टर्बुलेंट फ्लो का थियोरी और भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे अपन। ये हो गया लिख के। ओके चलो आगे बढ़ते। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या फर्क होगा। यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते पहले। यूनिफॉर्म फ्लो में डेल वी बाई डेल एस इज जीरो। डेल वी बाई डेल एस, यहाँ पे वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी मतलब वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी एंड एस मतलब पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज जीरो। इसका मतलब सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि वेरी करेगा। डेल वी बाई डेल एस का जीरो होना मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद पोजीशन, या फिर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, हर एक पॉइंट पे वो सेम होगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो ऐसे फ्लो को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो सकता है, तो वहां पे डेल वी बाई डेल एस जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में पहले समझ लेते हैं अपन। यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी स्टेट, टर्ब्यूलेंट, है ना। ये डिफरेंस भी नोट कर लो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। डन सर। ओके, देखो अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो अपन ने किसमें पढ़ा था, स्टेडी स्टेट फ्लो। एंड स्टेडी स्टेट फ्लो की स्पेशलिटी क्या थी, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा या पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा। स्टेडी स्टेट में कोई भी पैरामीटर किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में। एनी पैरामीटर इंक्लूडिंग वेलोसिटी, एनी पैरामीटर इंक्लूडिंग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डजंट चेंज विथ टाइम, डजंट चेंज विथ टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, मान लो कोई भी एक फ्लोइंग लिक्विड को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और उसमें तुम पॉइंट ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पॉइंट ए पे जब भी कोई लिक्विड क्रॉस करेगा वो हमेशा सेम वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो वी से क्रॉस कर रहा है तो अगले इंस्टेंट पे वो चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो सेम रहेगा, मगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते अगर पोजीशन चेंज हो गया तो फिर वेलोसिटी चेंज हो सकता है। उसको स्टिल अपन स्टेडी स्टेट ही बोलेंगे, राइट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब एनी पैरामीटर इंक्लूडिंग वेलोसिटी डजंट चेंज विथ टाइम बट इट कैन चेंज विथ पोजीशन, बट कैन चेंज विथ पोजीशन। ये अपन ने स्टेडी स्टेट का मतलब समझ लिया था। अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन स्टेडी फ्लो path of a particle is a streamline, and streamline का मतलब it is a continuous line of flow। streamline मतलब continuous line of flow that can be drawn in a fluid
such that the tangent at any point gives the direction of fluid velocity. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक ऐसे रैंडम शेप का पाइप है और इस पाइप में अगर मैं स्ट्रीमलाइंस बना दूं, ये स्ट्रीमलाइंस मैंने ड्रॉ किए इस पे, इसको अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो इस स्ट्रीमलाइंस की स्पेशलिटी क्या होगी? अगर इस स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट पे, मान लो पॉइंट 1 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता, तो ये टेंजेंट मुझे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। करेक्ट, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे देगा। ओके, और इसकी एक और स्पेशलिटी क्या होगी? ये स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? अगर इंटरसेक्ट करते तो क्या दिक्कत होती? अगर मान लो स्ट्रीमलाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करते, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अपन दो टेंजेंट्स बना सकते थे। यस सर। अगर इंटरसेक्ट करते तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे दो बार टेंजेंट बन जाता, और दो बार टेंजेंट बनना मतलब फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता था, बट किसी एक पॉइंट पे तो एक ही वेलोसिटी पॉसिबल है ना, तो इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रीमलाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट। स्ट्रीमलाइन जो अपन बनाते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक है? ये चीज भी समझ लो। सुजल बताओ क्या डाउट है? सुजल कुछ पूछना है तुम्हें? बताओ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी यार। देखो ये स्टेटमेंट एक बार वापस पढ़ लेते, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज है ये। कंसीडर अ स्ट्रीमलाइन शोन अबव if all particles reaching point A and point B will have velocity VA and VB respectively, and all particles crossing A must cross B, then such a flow is called a streamline. मतलब कोई भी एक रैंडम लाइन तुम बना रहे हो और ये लाइन ऐसा होना चाहिए सच दैट किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल क्रॉस कर रहा है तो हमेशा सेम वेलोसिटी से क्रॉस करना चाहिए, राइट? और अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल पॉइंट ए को क्रॉस करके पॉइंट बी तक पहुंच रहा है तो बाकी सारे पार्टिकल्स भी पॉइंट ए को क्रॉस करके पॉइंट बी तक ही पहुंचने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल ने पॉइंट ए को क्रॉस किया और वो पॉइंट बी तक पहुंच गया, मगर दूसरा पार्टिकल पॉइंट ए को क्रॉस करके कहीं और ही पहुंच रहा है। ओके, वो भी पॉइंट बी तक ही पहुंचेगा, ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। तो इसको अपन स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। और स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट तुम्हें वेलोसिटी देगा, और दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रीमलाइंस का जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, फॉर स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस प्रेशर ऑन द टू साइड्स इज सेम। जैसे ये वाला एग्जांपल डायग्राम में ये तुम्हें एक स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन दिख रहा है, तो इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे प्रेशर सेम होगा। और अगर मान लो कर्व स्ट्रीमलाइन है जैसे कि ये, तो कर्व स्ट्रीमलाइन में प्रेशर कौन से साइड ज्यादा होगा? द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड इज मोर। इसका कोई रीजन बता सकता है मुझे, ऐसा क्यों होगा? कर्व स्ट्रीमलाइन में प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड ज्यादा क्यों होगा? इसका लॉजिक बता सकता है कोई? अच्छा देखो मैं बताता हूँ, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। अगर मान लो कोई भी स्ट्रीमलाइन ऐसा कर्व्ड हुआ, इसका मतलब इस कर्व स्ट्रीमलाइन पे जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन, या फिर अगर ये सर्कल का पार्ट नहीं हुआ और रैंडम कर्व भी हुआ तो भी हर एक पॉइंट पे तो अपन छोटा सा सर्कल मान सकते हैं ना, ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन जैसा ही होगा। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं एक छोटा सा पार्टिकल ले लूं, मान लो मैं ये छोटा सा पार्टिकल का एलिमेंट ले रहा हूँ जिसको मैंने रेड कलर में मार्क किया हुआ है, इस पार्टिकल का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो P1 टाइम्स ए, ये फोर्स नीचे लग रहा होगा, और यहाँ पे अगर प्रेशर P2 है तो P2 टाइम्स ए, ये फोर्स ऊपर लग रहा होगा। और इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी में v मान लूं और रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लूं, तो कहने से इसका एक्सेलरेशन v² r टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। यस तो सर। फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी? P1a माइनस P2a इक्वल्स टू उस पार्टिकल का मास
इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो इस इक्वेशन से तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो P1 शुड बी मोर देन P2, प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड शुड बी मोर। ओके, तो ये सारी चीजें नोट कर लो। स्टेडी स्टेट अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे, उसको एक बार वापस देख लो ये स्टेटमेंट। और स्ट्रीमलाइन के बारे में क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी अभी, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, स्ट्रीमलाइन जो है वो किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाते हो तो तुम्हें वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। सेकंड पॉइंट, स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड ज्यादा होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो प्रेशर सेम हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे प्रेशर सेम क्यों होगा? स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट बन इनफाइनाइट। जाएगा, तो उसके इसमें प्रेशर सेम आ जाएगा। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो। सुजल बताओ क्या डाउट है तुम्हें? सर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं होगा, ये नहीं समझा। इसकी प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्ट नहीं कर सकता कभी भी। और इंटरसेक्ट करने से दिक्कत क्या हो जाएगी, कहीं पे भी अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तुम 2 टेंजेंट्स बना सकते हो ना, यस सर। टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2। और प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन 1 के अलोंग भी हो सकता है और 2 के अलोंग भी हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटीज के 2 डायरेक्शन? नो सर। एक पॉइंट पे तो वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन होगा ना यार। यस सर। यस। तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, स्ट्रीमलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लिख के हो जाए तो बता देना मुझे तीनों पॉइंट्स। डन सर। डन, सबका हो गया। टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, पॉइंट नंबर 1। स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, पॉइंट नंबर 2। एंड प्रेशर विल बी मोर ऑन कॉन्वेक्स साइड, पॉइंट नंबर 3। ओके, तीनों समझ में आ गया सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते यस हैं। सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, रेट ऑफ फ्लो। किसी भी पाइप या फिर
क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो किस रेट से फ्लो करेगा। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है, बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ फ्लो मींस रेट एट विच द वॉल्यूम इज फ्लोइंग। तो इसको मैं डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम मान सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो को। ओके, एंड डी ऑफ डी टी ऑफ वॉल्यूम मतलब अगर मान लो किसी भी कोई भी एक रैंडम ट्यूब ले लेता हूँ जिसका एरिया भी चेंज होते जा रहा है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मान लो यहाँ पे मेरे को डीवी बाई डी टी निकलना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए मान लूं और टाइम डी टी में अगर मैं अज्यूम करूं कि ये फ्लूइड डी एक्स से आगे मूव कर रहा है, टाइम डी टी में ये डी एक्स से आगे मूव कर गया, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या डी एक्स जैसे छोटे से डिस्प्लेसमेंट में एरिया ए चेंज होगा? वैसे तो एरिया चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट पे, हर पोजीशन पे एरिया चेंज होते जा रहा है, बट क्योंकि डी एक्स बहुत ही छोटा है तो एटलीस्ट मैं इस डी एक्स वाले लेंथ में एरिया को लगभग कांस्टेंट मान सकता हूँ ए। यस सर। तो फिर ये जो येलो वाला रीजन मैंने यहाँ पे बनाया, इस येलो वाले रीजन का जो वॉल्यूम होगा डी ऑफ वी, वो किसके इक्वल होगा? ए टाइम्स डी ऑफ डी ऑफ एक्स, एरिया इंटू लेंथ होता है ना किसी भी चीज का वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ dv बाई dt, ये मुझे क्या देगा? a टाइम्स dx बाई dt, एंड कैन आई से dx बाई dt विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ये जिस भी वेलोसिटी से यहाँ जा रहा होगा उसको v मान लेते। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम किसी भी सेक्शन पे तुम किसके इक्वल लिख सकते हो? उस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टाइम्स उस सेक्शन पे फ्लूइड जिस भी वेलोसिटी से जा रहा होगा वो a इंटू वी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ये रिजल्ट याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पूरे सब टॉपिक में अपन इसको बार बार अप्लाई करने वाले। एरिया टाइम्स वेलोसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन टाइम, मतलब मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड्स। ओके, समझा ये लॉजिक? यस सर। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम का पहले डेरिवेशन लिख लो, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्या होता है वो समझ लो पहले। तो मैं फाइनली ये याद रखना है, ए इंटू वी। खाली ये राइट वाला पार्ट लिख लेना, लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया लिख के राइट वाला पार्ट। यस सर। ओके, अभी देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को शॉर्ट में अपन वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट इन स्टेडी स्टेट। ये वाले कॉन्सेप्ट अपन ऑलरेडी पहले काफी बार देख चुके हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी कंडक्टर में से अगर चार्जेस फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर में से अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो इस चार्ज का जो फ्लो रेट होता है डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसी को अपन करंट बोलते हैं।
और किसी भी सेक्शन में ये करंट कांस्टेंट होगा कि वेरी करेगा हर पॉइंट पे? अगर कंटिन्यूस सेक्शन है, ये कंटिन्यूस कंडक्टर है, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 इन सारे पॉइंट्स पे करंट सेम रहेगा ना? यस सर। करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। और इसको सेम अपन किस लॉजिक से बोलते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ना। जितना चार्ज, जिस रेट से चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा होगा, उसी रेट से चार्ज हर पॉइंट पे मूव करना चाहिए आगे। तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपन करंट को सेम मान सकते। अपन ने हीट एंड थर्मो में भी पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट, वो भी स्टेडी स्टेट में हर एक पॉइंट पे सेम होता है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में हीट भी कंजर्व रहता है, हीट भी एब्जॉर्ब या फिर क्रिएट नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे। याद है? तो उसी लॉजिक से अगर किसी भी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में, तो इस लिक्विड का जो रेट ऑफ फ्लो रेट होगा वो भी हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट 1 पे या फिर पॉइंट 2 पे, इन दोनों पॉइंट्स पे ऑब्जर्व करूं लिक्विड कितने वॉल्यूम पर टाइम से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं फ्लो रेट Q1 मान लूं, ये जो अपन ने निकाला था इसको मैंने Q सिंबल दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ पे अगर मैं फ्लो रेट Q2 मान लूं, तो स्टेडी स्टेट में मैं ये बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द लिक्विड, जिस रेट से लिक्विड पॉइंट 1 पे आगे गया होगा उसी रेट से वो पॉइंट 2 पे भी आगे गया होगा। इसको ऐसे इमेजिन करो, पॉइंट 1 पे मैं लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो v1 मान लेता हूँ, ठीक है, और पॉइंट 2 पे लिक्विड का वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ। सर हाँ बताओ। सर ये स्टेडी स्टेट है तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं मान रहे? कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम के साथ होता है ना। अपन ने स्टेडी स्टेट में क्या डिस्कस किया था, अगर पोजीशन चेंज हुआ, अगर मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गया तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, अच्छा हाँ। लेकिन पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो हमेशा v1 ही रहेगा, ओके इस यस इंस्टेंट यस। पे और अगले इंस्टेंट पे भी। समझा फर्क? हाँ यस यस। ओके। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटीज अगर v1 और v2 मान ली, तो पॉइंट 1 मुझे बताओ टाइम dt में कितना आगे मूव करेगा इन स्मॉल टाइम dt? बहुत ही छोटे से टाइम dt में तो उसका वेलोसिटी मैं लगभग कांस्टेंट ही मान सकता हूँ ना, v1। तो कितना डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा अगर v1 स्पीड से मूव कर रहा है और टाइम dt, तो मैं बोल सकता हूँ ये V1 v1 dt से आगे मूव कर जाएगा। 1 जो है वो v1 dt से आगे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा 1 डैश पे, एंड सिमिलरली 2 जो है वो भी कितने से मूव करेगा, V2 V2। v2 dt से आगे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा 2 डैश। तो देखो 1 जो मूव कर रहा है, 1 के मूवमेंट से ये वाला लिक्विड का जो पोर्शन है वो आगे पुश हो गया, है ना, और 2 के मूवमेंट से ये वाला लिक्विड का जो पोर्शन है वो आगे मूव कर गया। और आइडियल लिक्विड्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, दे आर कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल, दे आर इनकंप्रेसिबल, राइट। तो पॉइंट 1 पे लिक्विड जितना आगे मूव किया होगा, लिक्विड का जितना वॉल्यूम आगे मूव किया होगा, उतना ही वॉल्यूम पॉइंट 2 पे भी आगे मूव किया होगा टाइम dt में। कहने से बोथ दिस वॉल्यूम्स शुड बी सेम। यस सर। येलो वाला वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 1, इसको a1 मान लेते, तो a1 टाइम्स v1 dt, और ग्रीन वाला एरिया कितना होगा A2 टाइम्स times V2 v2 dt। तो दोनों साइड से dt कैंसिल हो जाएगा और a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 मिल जाएगा। a1 v1 मतलब फ्लो रेट एट 1 विच इज q1, एंड a2 v2 मतलब फ्लो रेट एट 2 विच इज q2, है ना। तो इस थियरी में अपन ने क्या सीखा, किसी भी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी या फिर एरिया चेंज हो सकता है, बट हर एक पॉइंट पे फ्लो रेट सेम रहेगा। एरिया इनटू वेलोसिटी, ये प्रोडक्ट हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। समझा ये लॉजिक? सेम एट ऑल पॉइंट्स। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तभी अपन ये इक्वेशन अप्लाई कर पा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट टाइम से अपन इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होगा ये।
आगे के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में। समझ में आया सबको ये? इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि वेलोसिटी एट 1 ज्यादा होगा या वेलोसिटी एट 2 ज्यादा होगा? एरियाज के बारे में तुम क्या देख पा रहे हो, कौन सा एरिया बड़ा है, A1 या A2? सर ये टू। तो अगर A2 A1 से बड़ा है तो वेलोसिटी एट 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? वेलोसिटी 2 विल बी लेस देन वेलोसिटी 1। लेस हो जाएगा, वेरी गुड। और अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और देखो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है जो सबने ऑब्जर्व किया होगा। किसी टैप में से तुम्हारे घर में जो नल लगे हुए उसको जब तुम ओपन करते हो तो उसमें से पानी फ्लो करता है, और उस नल का अगर तुम आधा हिस्सा अपने फिंगर से क्लोज कर दोगे तो एक तरीके से तुमने एरिया को कम कर दिया। तो पानी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ता है कि कम होता है? अगर तुम बढ़ता है। बढ़ टैप के जाता आधे है। हिस्से को क्लोज कर दोगे तो पानी का स्पीड बढ़ जाएगा ना। तो ये चीज वहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, एरिया को कम किया तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, समझ में आया सबको ये? लिख लो इसको भी, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये हेडिंग डाल दो। कंडक्टर का एग्जांपल लिख लो जिसमें अपन चार्ज को कंजर्व करते थे। तो इसी तरह अपन लिक्विड के वॉल्यूम फ्लो रेट को भी कंजर्व कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन लिख लो ये। Similarly, volume flow rate is same at all points in flowing liquids. और ये इसका डेरिवेशन। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था उधर, वैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ लिक्विड।
लिखे हो गया ये सबका? यस यस ओके, ये एग्जांपल देखो, सिंपल एप्लीकेशन है जो थियरी हमने पढ़ा था अभी। यहाँ पे पॉइंट ए का एरिया दिया हुआ है, एक्चुअली 4 mm² स्पीड नहीं है, ये एरिया है, और स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है, और पॉइंट बी का एरिया 6 mm² है, और हमसे पूछा है कि पॉइंट बी का स्पीड कितना होगा। तो तुम सिंपली a1 v1 = a2 v2 अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसको सॉल्व यस करके तुम्हें स्पीड मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे एज लॉन्ग एज तुम दोनों साइड में LHS RHS में अगर तुम दोनों साइड में एरिया का यूनिट सेम रख रहे हो, 4 mm² और 6 mm², तो क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है तुम्हें? नो सर। क्योंकि यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगा। 4 mm² इंटू v1, v1 मतलब 2 मीटर्स पर सेकेंड, एंड a2 को 6 mm² लिख दो, और ये v2 यहाँ पे रहने दो एज इट इज। तो v2 की वैल्यू 4/6 टाइम्स 2, ये क्या यूनिट्स में मुझे मिल जाएगा v2 बताओ? मीटर्स पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड में mm² कैंसिल हो जाएगा, और इस मीटर्स पर सेकंड में ही तुम्हें आंसर आ जाएगा। ओके, ये एग्जांपल बाद में लिख लेना। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे 3 पाइप्स है, और ये तीनों पाइप्स इस जंक्शन पे मिल रहे। तीनों पाइप्स का एरिया, वेलोसिटी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, a1 v1 a2 v2 और a3 v3, और इन सब में से खाली एक अननोन है। a1 a2 a3 दिया हुआ है, और v1 v2 भी दिया हुआ है, हमें खाली v3 फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अपन ने हीट एंड थर्मो में जंक्शन लॉ देखा था, याद है सबको? वो जंक्शन लॉ यहाँ पे यस भी यस एप्लीकेबल होगा। तो जो इनकमिंग लिक्विड होगा, इनकमिंग लिक्विड का जो फ्लो रेट है वो a1 v1 होगा, और आउटगोइंग का a2 v2 प्लस a3 v3। तो यहाँ पे भी तुम इनकमिंग फ्लो इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें v3 मिल जाएगा। ओके, इसको भी बाद में सॉल्व कर लेना। ये एग्जांपल, एक कंटेनर के अंदर Q1 रेट से लिक्विड को अंदर डाला जा रहा है, और Q2 के रेट से लिक्विड को निकाला जा रहा है। ओके, और हमसे पूछा है कि ऐसा करने पर लिक्विड का जो हाइट लेवल है वो किस रेट से चेंज होगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इन द कंटेनर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं Q1 को Q2 से बड़ा मान लूँ, तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ Q1 माइनस Q2 रेट से लिक्विड को अंदर डाला जा रहा है। वॉल्यूम रेट एट विच लिक्विड इज पोर्ड इनसाइड, बोल सकते हैं ऐसा इफेक्टिवली। यस सर। और जिस रेट से लिक्विड को अंदर पोर किया जा रहा होगा, उसको मैं एरिया टाइम्स वेलोसिटी लिख सकता हूँ। अगर मैं मानूं कि ये वाला जो हाइट, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस अगर v वेलोसिटी से ऊपर राइज कर रहा है, इसको h मान लो, तो कंटेनर का जो ओवरऑल वॉल्यूम है, इस पूरे h में लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो AH होगा, और इसका रेट ऑफ चेंज, ये जिस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे एरिया बाहर कांस्टेंट ले लो, और अंदर dH/dt बच जाएगा। dH/dt किसके इक्वल होगा? ये हाइट जिस रेट से बढ़ रहा होगा वो इस v के इक्वल होगा, और यही v हमें निकालना था, राइट, dH/dt। तो v की वैल्यू Q1 माइनस Q2 अपॉन a आ जाएगी। v मतलब dH/dt, जिस रेट से हाइट बढ़ रहा है, जो हमें निकालना था। तो यहाँ पे अगर Q1 Q2 से बड़ा हुआ, तो ये हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब हाइट बढ़ रहा होगा। और अगर Q1 Q2 से छोटा हो गया, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब हाइट कम हो रहा होगा। समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, इसको भी बाद में नोट कर लेना। और अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बर्नौलीज थ्योरम। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, जो तुम्हें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में अप्लाई करना होगा। तो पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, और डेरिवेशन का जो रिजल्ट है उसको फिर अपन मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे इमेजिन करो कि पानी का एक सेक्शन है, ये इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पानी फ्लो कर रहा है, और टाइम dt में पॉइंट ए वाला जो पानी है वो ए से ए डैश मूव कर गया होगा, और पॉइंट बी वाला जो पानी है वो बी से बी डैश मूव कर गया होगा, है ना। तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx1 मान लेते हैं और बी का डिस्प्लेसमेंट dx2। मुझे बताओ ये दोनों वॉल्यूम सेम होंगे अलग होंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? ये वाला और ये सेम वाला होंगे सर। सेम होंगे। तो a1 dx1 इक्वल्स टू a2 dx2 बोल सकते हैं इन टाइम dt। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया टाइम dt में। क्या बीच वाले पोर्शन में कुछ भी फर्क आया? क्या बीच वाले लिक्विड में कोई भी चेंज एक्सपीरियंस किया? नो सर। नहीं, क्योंकि सारे पैरामीटर स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट रहते किसी भी पोजीशन पे। तो बीच वाले लिक्विड ने कोई भी चेंज एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ए से ए डैश वाला जो लिक्विड है वो यहाँ से कट होके बी से बी डैश वाले लिक्विड में पेस्ट हो गया। बताओ क्या डाउट है? सर ये dx1 है ना, a1 dx1? हाँ dx1 मतलब मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया। ठीक यस है, सर। यहाँ पे जो प्रेशर है उसको P1 मान लेते, ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको P1 मान लेते, और जीरो पोटेंशियल रेफरेंस से इसका हाइट h1 मान लिया। वैसे ही यहाँ पे जो प्रेशर है उसको P2 मान लेते, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 ये तो अपन ने मान ही लिया था, है ना। तो अगर इस पूरे एलिमेंट पे मैं कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ, कंसीडर एंटायर एलिमेंट फ्रॉम A to B, और इस पूरे एलिमेंट में अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर टाइम dt। टाइम dt में मैं इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ पूरे एलिमेंट में। तो ये पूरा एलिमेंट जो पहले A से B था टाइम dt में वो कहां से कहां चला जाएगा? A to B वाला जो एलिमेंट है अभी टाइम dt के बाद कौन सा पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है? ए डैश टू बी डैश। करेक्ट, आफ्टर टाइम dt वो A डैश से B डैश ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। यस सर। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी अदर देन कंजर्वेटिव इज डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। ये भी पता होगा सबको, राइट। यस सर। यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा? प्रेशर की वजह से जो फोर्स F1 होगा, F1 को मैं P1A1 लिख सकता हूँ, और वैसे ही यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो फोर्स F2 होगा इसको मैं P2A2 लिख सकता हूँ। तो अदर फोर्सेस में F1 P1A1 और F2 विच इज P2A2 इन दोनों ने वर्क किया होगा। F1 यस का सर। वर्क कितना होगा? F1 फोर्स की वजह से ये dx1 डिस्प्लेस कर रहा है आगे, तो F1 की वजह से जो वर्क होगा वो F1 टाइम्स dx1 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। बट F2 की वजह से जो वर्क होगा कहने से वो माइनस ऑफ P2A2 टाइम्स dx2 होगा, क्योंकि F2 लेफ्ट की तरफ है मगर dx2 राइट की तरफ था। ये समझ में आया सबको? वर्क डन, यस F1 सर। ने पॉजिटिव वर्क किया F1 dx1, और F2 ने नेगेटिव वर्क किया माइनस F2 dx2, और F1 और F2 की वैल्यूज डाल दो P1A1 और P2A2, ये दोनों ने वर्क किया होगा। अच्छा, इनके अलावा और कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी। बट ग्रेविटी का वर्क डन तो मैं इसमें ले लूंगा डेल्टा पी में, तो अदर फोर्सेस में तो बस इन्होंने ही वर्क किया। और इस पूरे एलिमेंट का डेल्टा की क्या होगा? इसका स्पीड v1 मान लेते और इसका स्पीड v2,
डेल्टा के तो खाली इसी का हो रहा होगा ना, जिसको मैंने कट और पेस्ट किया। क्या बीच वाले का किसी का भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ होगा टाइम के साथ? टाइम No, dt के बाद भी बीच में जो जितने भी पॉइंट्स है उन सबका के तो सेम रहा होगा। तो अगर इस पूरे एलिमेंट का भी मुझे डेल्टा के चाहिए तो उसको तो मैं बस कट पेस्ट वाले का ही डेल्टा के लिख दूंगा। कट पेस्ट वाले का अगर मैं मास dm मान लूं तो डेल्टा के हो जाएगा हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यस और नो? हाफ dm, फाइनल स्पीड उसका v2 था और इनिशियल स्पीड v1 था, और उसका मास मैंने dm मान लिया। अच्छा, ये दोनों मास सेम या अलग? जो कट हुआ वही तो यहाँ पे पेस्ट हुआ, तो ये दोनों मासेस भी तो सेम ही होंगे, राइट? yes, और sir. डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी मतलब dm gh2 माइनस h1। डेल्टा पी भी खाली कट पेस्ट वाले एलिमेंट का ही होगा ना, बीच वाले एलिमेंट का तो सबका हाइट सेम ही है, तो उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा किसी भी पॉइंट पे। ये इक्वेशन समझ में आया सबको वर्क एनर्जी थ्योरम का? सर ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आया? हाफ mv स्क्वायर होता है ना यार काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितना तो वो होगा? तो मैंने पता मास है। dm मान लिया और फाइनल स्पीड V2 मैंने और v2 V1 मान लिया। बीच वाले पार्टिकल मूव करेंगे ना? मूव करेंगे मगर अपन चेंज निकाल रहे हैं ना। क्या बीच वाले पोर्शन जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है उसमें कोई भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ? सर होगा ना चेंज तो। स्टेडी स्टेट में टाइम के साथ चेंज नहीं होता ना यार, पढ़ा तो था अपन। तो V2 कैसे चेंज हो रहा है, V2 और V1? पोजीशन के साथ चेंज हो सकता है मगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। सर उनका पोजीशन तो चेंज होते रहेगा ना, क्योंकि अगर फोर्स दिया है तो। क्या डाउट है तेरा, वापस बता मेरे को। सर पूरा जो एलिमेंट के अंदर जो वाटर है वो तो पूरा मूव करेगा ना, फोर्स दिया है पूरा तो। मूव करेगा मगर इफेक्टिवली इस पूरे का मूवमेंट मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ ना कि वहां से मैंने कट किया और पेस्ट किया। मान ले यहाँ पे 4 आइडेंटिकल आदमी खड़े, ठीक है? ये चारों आदमी के बीच में स्पेसिंग सेम है और ये चारों आदमी कुछ अमाउंट से मूव कर रहे हैं, ओके? मान ले एक्स अमाउंट से मूव कर रहे हैं, तो एक्स अमाउंट से मूव करने के बाद सिचुएशन क्या होगी? ये होगी, चारों आदमी ने मूव किया, है ना? बट एक तरीके से मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि ये चारों आदमी आइडेंटिकल थे, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि बीच वाले आदमी ने मूव नहीं किया और ये वाला आदमी यहाँ से यहाँ आ गया। बोल सकते हैं ऐसे? Yes, sir. एक ही बात है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी तू सही सोच रहा है, एक्चुअल में सारे फ्लूइड पार्टिकल्स आगे मूव कर रहे हैं, मगर आगे मूव करने के बाद भी ये बीच वाले पार्टिकल्स के किसी भी पैरामीटर में क्या कोई भी चेंज आया होगा? No, sir. हर पोजीशन पे जो पहले हो रहा था वही सेम अब भी हो रहा होगा, Yes. टाइम dt के बाद भी चेंज नहीं आया होगा। तो एक तरीके से अपन अज्यूम कर रहे इफेक्टिवली खाली ये वाला जो dm मास है वो यहाँ से गायब होके यहाँ पे अपीयर हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने इमेजिन किया कि ये वाला आदमी यहाँ से गायब होके यहाँ पे अपीयर हो गया, कर Yes. सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. अभी समझ में आया? इसीलिए मैं खाली उस dm मास में चेंजेस ले रहा हूँ, बाकी बीच वाले में तो कोई भी चेंज नहीं होगा ना टाइम dt में। Yes, sir. तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, dm को क्या लिख सकते हैं अपन? dm को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका dv मान लेते, और a1 dx1 a2 dx2 ये दोनों ही सेम होंगे dv वॉल्यूम के, dv वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ पे Yes, sir. a1 dx1 को भी कट करके मैं dv लिख रहा हूँ और a2 dx2 को भी कट करके मैं dv लिख रहा हूँ। तो तुम देख पा रहे हो पूरे इक्वेशन में से ये dv कैंसिल हो जाएगा, है ना? और पूरे इक्वेशन में से dv कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? p1 माइनस p2। एक तरीके से अपन पूरे इक्वेशन को dv से डिवाइड कर रहे हैं ना। ये वाला टर्म मुझे क्या दे रहा था? चेंज इन के, और ये वाला टर्म चेंज इन Potential energy. p। तो dv से डिवाइड करने के बाद जो टर्म बचेगा हाफ रो
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। और इस इक्वेशन के टर्म्स को जब मैं वापस रीअरेंज करूंगा, मैं 1 वाले टर्म्स को एक साथ LHS में लेके जा रहा हूँ और 2 वाले टर्म्स को एक साथ RHS में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये इक्वेशन हमें मिल गया। और इस इक्वेशन से हम क्या सीख पा रहे हैं? ये जो 3 टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर एंड रो G1, इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है। पॉइंट 1 पे जो इन तीनों टर्म्स का सम है वही सेम पॉइंट 2 पे इन तीनों टर्म्स का सम होगा। और इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट टाइम से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम खाली ये फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सम ऑफ प्रेशर हाफ रो V2 स्क्वायर एंड रो जी H2, इन सबका सम सेम होगा। और इन सारे टर्म्स का सिग्निफिकेंस देखो इधर, ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाफ रो V2 स्क्वायर कब आया था? जब मैंने के को वॉल्यूम से डिवाइड किया था, राइट? तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मान सकता हूं। रो जी H2 को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी को जब वॉल्यूम से डिवाइड किया था तब जाके ये टर्म आया था। और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए प्रेशर वाले टर्म को भी मैं बोल दूंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही इसका नामकरण कर दिया अपन, इसको भी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल दिया ताकि ये लेफ्ट आउट फील ना करे बाकी लोगों के साथ। ओके, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्व ही कर रहे हैं। ये तीनों को अगर मैंने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नाम दे दिया तो ये तीनों एनर्जीज का सम सेम होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। ठीक है, यस सर। ये डेरिवेशन लिख लो अच्छे से और फाइनल रिजल्ट को याद रखना। फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हाँ बताओ। सर ये F1 और F2 कौन से फोर्सेस है? प्रेशर की वजह से। देख अपन ने तो लिक्विड का खाली प्रेशर टुकड़ा है। लिया है ना, लिक्विड का एक खाली टुकड़ा लिया है अपन ने। इस टुकड़े के लेफ्ट में भी तो कुछ लिक्विड होगा ना, यस सर। और इस टुकड़े के राइट में भी कुछ लिक्विड होगा। यस सर। तो ये लिक्विड जो है, लेफ्ट और राइट में जो लिक्विड है वो F1 F2 फोर्सेस लगा रहे हैं हमारे कंसीडर्ड एलिमेंट के ऊपर। और F1 F2 ओके फोर्सेस कैसे निकालते? कोई भी लिक्विड फोर्स कैसे निकालते? अपन किसी भी लिक्विड ने क्या फोर्स लगाया होगा? प्रेशर इनटू प्रेशर। एरिया ही करते हैं ना। यस सर।
लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। सर बताओ। A1 dx1 और A2 dx2 दोनों dv कैसे होगा? दोनों सेम ही होंगे ना, कंटिन्यूटी से, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। यस सर। ए पे जितना वॉल्यूम आगे गया होगा उतना ही वॉल्यूम बी पे भी तो आगे गया होगा, यस सर। तो दोनों वॉल्यूम्स को मैंने डीवी मान लिया। डन सर। और सो देखो इस थियरम के अकॉर्डिंग ये तीनों टर्म्स का सम सेम होगा किसी भी पॉइंट पे। और ये इक्वेशन क्या क्या चीजें रिलेट कर रहा है? स्पीड ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट, प्रेशर एट दैट पॉइंट, एंड हाइट ऑफ द लिक्विड अबाउ द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। और इन तीनों टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा? पहला जो टर्म है उसको अपन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं, राइट? या फिर इसको अपन बोल सकते हैं वर्क डन बाय द प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही सेकेंड टर्म जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, एंड थर्ड टर्म इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इस पूरे इक्वेशन को अगर तुम रोजी से डिवाइड करते हो, इस पूरे इक्वेशन को अगर तुम रोजी से डिवाइड करते हो तो तुम्हें P अपॉन रोजी प्लस H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। और इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखने पर ये तीनों जो टर्म्स आ रहे, इन टर्म्स को भी अपन एक स्पेशल नाम देते। H को अपन बोलते ग्रेविटेशनल हेड, P अपॉन रोजी को अपन बोलते प्रेशर हेड, और वी स्क्वायर अपॉन 2G को अपन बोलते वेलोसिटी हेड। मुझे बताओ P अपॉन रोजी और वी स्क्वायर अपॉन 2G इन टर्म्स का भी यूनिट्स किसके इक्वल होगा? कहने से इन दोनों टर्म्स का भी यूनिट्स H के इक्वल होगा, विच इज मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी सवाल में प्रेशर हेड या फिर वेलोसिटी हेड ये वर्ड देखोगे तो समझ जाना कि P अपॉन रोजी या फिर वी स्क्वायर अपॉन 2G की बात कर रही है। एंड ग्रेविटेशनल हेड मतलब हाइट H फ्रॉम द जीरो रेफरेंस पोटेंशियल लेवल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख लो सब लोग। ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है वो तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, के पर यूनिट वॉल्यूम एंड पी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें वापस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये फाइनल इक्वेशन लिख दो इधर, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। और इस इक्वेशन को जब रोजी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय रोजी, तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। और ये वाले इक्वेशन में इन तीनों टर्म्स का मतलब लिख दो, दैट्स इट। डन सर। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स ट्राई करना सब लोग खुद से, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। इन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना होगा, और कभी कभी कंटिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। A1 V1 इक्वल्स टू E2 V2 एंड P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस की मदद से तुम ये सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके आगे का अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है वो थियोरी अच्छे से रिवाइज करके आना और ये एग्जाम्पल सॉल्व करके आना। ठीक है, ये सारे नोट्स मैं तुमसे शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। और कुछ क्वेरीज है किसी को भी? ऑल राइट, चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।